हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर हैं, जिसमें कि आपका HPGK रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा। दोनों सेक्शन आपके मिक्स चले हुए हैं। ठीक है, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब एग्ज़ाम के लिए ये जो आपके मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको एक बात कहना चाहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गडासरू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो गडासरू झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, शिमला में है या मंडी में है। तो गडासरू झील वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मछियाल झील वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये कांगड़ा में है, शिमला में है, किन्नौर में या चंबा में है। तो मछियाल झील, ये जो मछियाल झील है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे? नगरोटा में। नगरोटा बगवा में एक जगह है, यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश की जो मछियाल झील आपकी ये कांगड़ा जिले के नगरोटा में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मछियाल भी होगी, करेरी होगी, डल झील हो गई, ये सारी झीलें जो वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमारवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कुमारवाह, एक आपकी कुमारवाह हो गई, कुंत भी होगी, रिवाल्सर, पराशर, ये सारी झीलें जो वो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। कुमारवाह हो गई झील, रिवाल्सर हो गई, पराशर हो गई, कुंतब्योग हो गई, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है। तो चैडविक झरना जो ये कहाँ पर स्थित है, ये शिमला में स्थित है, मंडी में, चंबा में या कुल्लू में। तो सुप्रसिद्ध चैडविक झरना जो आपका ये हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपका ये चैडविक झरना जो है वो स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू देश की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है। कुल्लू देश की कहानी जो इस पुस्तक के लेखक कौन है? JC फ्रेंच है, कुमार संभव है, शांता कुमार है, लालचंद परार्थी। तो लालचंद परार्थी, जो लालचंद परार्थी आपके ये कुल्लू देश की पुस्तक कहानी के लेखक हैं, लालचंद परार्थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती है बलिदान की पुस्तक के लेखक कौन है। तो धरती है बलिदान की पुस्तक के लेखक लालचंद परार्थी है, कुमार संभव है, शांता कुमार है या YS परमार है। तो शांता कुमार जो है ये आपके धरती है बलिदान की पुस्तक के लेखक हैं, शांता कुमार जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा कलम का विकास चंबा के किस राजा के शासनकाल में हुआ था। किस राजा के काल में हुआ था? ये साहिल वर्मन के, राज सिंह के, मेरू वर्मन के या राम सिंह के। तो चंबा कलम, जो चंबा कलम है इसका जो विकास है किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था राजा राज सिंह। किसके शासनकाल में? राजा राज सिंह के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश में भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो भूतनाथ मंदिर ये मंडी में है, शिमला में है, लाहौल स्पीति में या चंबा में। तो भूतनाथ मंदिर, जो भूतनाथ मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित आपका भूतनाथ मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाखू मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है। जाखू मंदिर जो हनुमान के लिए प्रसिद्ध है, शिव जी के लिए, राम के लिए, परशुराम के लिए। तो जाखू मंदिर जो आपका ये हनुमान के लिए प्रसिद्ध है, हनुमान के लिए ये प्रसिद्ध है। और है कहाँ पे ये आपका शिमला में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका जाखू टेम्पल, हनुमान के लिए ये प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो नीरथ में है, जोगिंद्रनगर में है, केलांग में है या मंडी में है। तो सूर्य मंदिर जो है ये नीरथ में स्थित है। इसको आप सन टेम्पल भी बोल सकते हो, क्या सन टेम्पल भी बोलते हैं इसको। तो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये नीरथ में स्थित है। ये था आपका HPGK का सेक्शन। अब आपका हिंदी ग्रामर का सेक्शन आगे से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतस्था और उष्म वर्ण कितने होते हैं। तो कुछ नहीं है, एक तरफ पूछा गया कि आपका अंतस्था
और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं दोनों मिलकर? तो अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये अंतःस्थ व्यंजन हो गया। अब ऊष्म श, स, षटकोण वाला श और ह, ये हो गए आपके कौन से? ऊष्म वर्ण। तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 8। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 8। तो अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण आपके हो जाएंगे 8। य, र, ल, व आपके अंतःस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण श, स, स, ह, ये आपके ऊष्म वर्ण। ये टोटल मिला के 8 हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? तो आशीर्वाद होगा, कृपा होगा, दंड होगा या सम्मान होगा? तो पुरस्कार का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो दंड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए। तो जो चीज़ गिरा हुआ है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा या कुछ कोई भी चीज़, या मतलब अपने ज़मीर से गिरा, करेक्टर से गिरा, किसी भी चीज़ से गिरा हो, तो उसके लिए एक शब्द है। तो उसके लिए पतित हो जाएगा, धाराशाही हो जाएगा, चालाक हो जाएगा या वक्र हो जाएगा? तो उसके लिए जो राइट आंसर है पतित। क्या हो जाएगा? पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या संप्रदान? तो यहाँ पे आपके 2 कारक हो सकते हैं। एक हो सकता है करण कारक, एक हो सकता है आपका अपादान कारक। अच्छा, अपादान कहाँ कहाँ के लिए यूज होता है? एक तो हो गया आपका अलगाव के लिए, एक हो गया आपका भय के लिए, एक हो गया आपका तुलना के लिए। और करण कहाँ पे यूज होता है? करण यूज होता है साधन के लिए। कर्ण यूज होता है साधन के लिए। दोनों में विभक्ति कौन सी आती है? दोनों में विभक्ति जो है वो से विभक्ति भी आती है, ये कॉमन होती है। तो से विभक्ति। तो अब आपने यहाँ पे ये डिफरेंस करना है कि इसमें कर्ण कारक आएगा या अपादान कारक आएगा। तो यहाँ बच्चों को ज्ञान पढ़ाने ठीक है, बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। तो अब यहाँ पे अलगाव भी नहीं हो रहा है, भय भी नहीं हो रहा है, तुलना भी नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या करने से? पढ़ाने से। कर्ण के रूप में क्या यूज़ हुआ यहाँ पे? पढ़ाना। बच्चों के पढ़ाने से, पढ़ाना जो यहाँ पे वो कर्ण के रूप में यूज़ हुआ है, साधन के रूप में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ पे कारक कौन सा हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक? कर्ण कारक, क्योंकि पढ़ाना जो यहाँ पे कर्ण के रूप में यूज़ हुआ है, साधन के रूप में यूज हुआ है। तो बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, कर्ण कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ग में सभी स्पर्श व्यंजन है? अब आपको पता नहीं कौन से वर्ग में सभी स्पर्श व्यंजन है। तो क, र, ल, ह। तो इसमें ह आ गया, और ह कौन सा आपका? ऊष्म वर्ण है। कौन सा? ऊष्म। र आ गया, य, र, ल, र भी आ गया। र कौन सा है? अंतस्थ है। र कौन सा वर्ण? अंतस्थ है। तो इसमें पूछा गया कौन से वर्ण में सभी स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? आपके क वर्ग के जितने होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग हो गया, त वर्ग, और आपका प वर्ग, ये सारे आपके किस में आते हैं? ये आपके सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ये आपके सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो आएगा वो ही आपके स्पर्श व्यंजन हो गया। फिर नेक्स्ट है व, स, य, र, ल। व, स, य, र, ये आपके कौन से आ गए? अलग अलग आ गए सारे। स आपका कौन सा आ गया? ये व। र, इसमें र से कुछ नहीं देखना, र आ गया आपका ना। तो र जो ये कौन सा व्यंजन है? ये भी अंतस्थ व्यंजन है। क, च, प, द। अब देखो क वर्ग में आते हैं। क, ख, ग, घ, ग, क वर्ग में आ गया। च वर्ग से च आ गया। ठीक है, च वर्ग से च आ गया। अब प वर्ग से प आ गया, और त वर्ग से द आ गया आपका त वर्ग से। तो क्वेश्चन में पूछा कि कौन से वर्ग में सभी स्पर्श व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 1 2 3 4 5 टाइप के। पाँचों ये क वर्ग के सारे होते हैं, जो वर्ग श्रेणी होते हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो ये सारे इसमें जो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा क, च, प, द। ये सारे आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। लेकिन आगे आद्य ऊष्म वर्ण है और आद्य अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से वर्ग में स्पर्श व्यंजन है, तो ये थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पूछा गया कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कु, धन, रूप। इसका संधि विच्छेद हो गया, 2 शब्द बन गए, रूप के साथ को उपसर्ग लगा है। ठीक है, कु,
जमा कर्म, कर्म के साथ कु उपसर्ग लगा हुआ है, कु जमा चाल। तो ये तीनों एक प्रॉपर शब्द बन रहे हैं, कर्म रूप चाल, इनके साथ उपसर्ग लगे हुए क्या कु। लेकिन कु धन शल, शल कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो शल जो ये कोई शब्द नहीं है, ये तीनों शब्द है प्रॉपर। रूप कर्म चाल ये तीनों शब्द है, लेकिन शल जो है वो कोई शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुशल। और पूछा क्या गया किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कुशल में उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है। तो आपको पता है कि ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया, छोटा ई बड़ा ई हो गया, ठीक है, य हो गया, श हो गया। इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। और तालु में क्या क्या आते हैं, च, छ, ज, झ, झ, अण्य, ये सारे आपके किस में आते हैं, तालु में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके तालु में आते हैं। और इसका वर्ग कौन सा है, इसका वर्ग जो है वो च वर्ग है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये शलगम वाला श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालु हो जाएगा। और ये जो शब्द है षटकोण वाला स, इसका उच्चारण स्थान पूछे तो मूर्धा हो जाएगा। ये वाला स है, इसका उच्चारण स्थान पूछे, नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपका श, इसका उच्चारण स्थान पूछे आपसे तो तालु। नेक्स्ट आपका षटकोण वाला, इससे आपका उच्चारण स्थान पूछे तो मूर्धा। फिर आपका स, इसका उच्चारण स्थान पूछे ऊष्म वर्ण के उच्चारण स्थान है, ठीक है, तो दंत्य, ये सारे ऊष्म वर्ण है। और ह, इसका उच्चारण स्थान पूछे आपका तो ये हो जाएगा आपका कंठ है। ये थोड़ा अपना ध्यान रखना है, ये ऊष्म वर्ण है, ये सारे जो आपके ऊष्म वर्ण है। इन ऊष्म वर्णों का उच्चारण स्थान पूछे तो आपने बताना है कि क्या क्या है। अब आपके जैसे अंतस्थ वर्ण है, जो अंतस्थ वर्ण है, ठीक है, तो अंतस्थ वर्ण का भी जान लेते हैं नेक्स्ट में। अंतस्थ वर्ण, इनका उच्चारण स्थान पूछे, जैसे य का पूछ लिया तो य का उच्चारण स्थान क्या है, ये का उच्चारण स्थान भी तालु है, तालव्य है। र का उच्चारण स्थान क्या है, र जो आपकी प्रकंपित ध्वनि है, जिसको लुंठित वर्ग में भी रखा जाता है, ठीक है। वो जो आपकी, ये आपकी दंथोष्ठ्य ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है, दंथोष्ठ्य ध्वनि है, ठीक है। य र ल व, ल पार्श्विक वर्ण बोलते हैं इसको, पार्श्विक वर्ण। तो ये है आपका पार्श्विक वर्ण, ठीक है। और आता किसमें, ल उच्चारण स्थान है, इसका हो जाएगा दंत्य, इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा दंत्य हो जाएगा। और री का ये आपका लुंठित वर्ग में आता है, लुंठित वर्ण है ये, लेकिन ये इसको आप ये मूर्धन्य में आ जाएगा, मूर्धन्य में उच्चारण स्थान, लेकिन है कौन से, प्रकंपित ध्वनि बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तालु, श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साहित्य में रस का अर्थ क्या है। तो साहित्य में रस का अर्थ जो साहित्य की मिठास है, किसी रस का आनंद है, या आम के रस का स्वाद, या साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति, साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति। तो साहित्य, जो साहित्य में रस का अर्थ है वो है साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति, साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति आपका साहित्य में रस का अर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो रीतिवाचक है, परिणामवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है। जैसे आप बोलते हो कि मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, ठीक है, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। तो बोला क्या गया यहाँ पे कि प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो प्रतिदिन क्या बता रहा है, ये समय को बता रहा है ना, कि प्रतिदिन कब, प्रतिदिन जो मतलब कब कब नहाता हूँ, प्रतिदिन नहाता हूँ, कब कब स्कूल जाता हूँ, प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, ठीक है। कब कब खेलते हो, प्रतिदिन खेलते हो। तो क्या बता रहा है, ये समय को बता रहा है। तो प्रतिदिन में जो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाद का विलोम शब्द क्या होगा। तो विषाद का विलोम शब्द
हर्ष हो जाएगा, प्रमाद हो जाएगा, शोक हो जाएगा, घृणा हो जाएगा। तो विषाद का जो विलोम शब्द है आपका वो हर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चन। आपका स्कोर कितना हुआ 20 में से, आउट ऑफ 20 में से आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।